with the second lecture of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed about the author, about the theme of the chapter and the characters, and we had a little bit of a discussion about the beginning of the chapter also. हमने थोड़ा बहुत चैप्टर के beginning को भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि अरम, जो कि एक 9 साल का लड़का है और जो नैरेटर भी है चैप्टर का, and there is his cousin, his name is Murad and he's 13, and Murad is at Aram's house in the morning at 4 o'clock and he was tapping on his window. मुराद अरम के घर आता है 4 बजे सुबह, जब दिन की शुरुआत हुई है और ठीक से सूरज भी नहीं निकला है। 4 बजे तो सूरज नहीं निकलता है, तो उस समय वो आया, उसकी खिड़की को ठकठका रहा होता है। एंड अरम सीज, अरम देखता है दैट मुराद इज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अरम देखता है कि मुराद एक बहुत ही खूबसूरत से सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ है। तो उसे ये तो पता था, he knew that his cousin Murad is a bit of a crazy person, but he's that crazy, वो ये नहीं जानता था। हालांकि सब लोग मानते थे कि मुराद थोड़ा सा सनकी है, लेकिन वो नहीं मानता था इस बात को। वो अपने कज़न को बहुत मानता था, प्यार करता था, लेकिन इसीलिए वो कि उसको नहीं मानता था कि वो पागल या सनकी है, जैसा कि बाकी लोग मानते थे। बट यहाँ पे जो देख रहा था वो देख करके उसको अपनी आंखों पे एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा है। ऑलराइट, ये दोनों जो भाई हैं, इनको घुड़सवारी बहुत ज़्यादा पसंद है, इन्हें बहुत पसंद है घोड़े, हॉर्सेस एंड हॉर्स राइडिंग। ठीक है, हॉर्सेस भी पसंद है और घुड़सवारी भी बहुत ज़्यादा पसंद है इनको। तो अभी तक तो अरम ने घोड़े को देखा है और मुराद को घोड़े पे बैठे हुए देखा, और मुराद ने इसको कहा है कि अगर तुम राइड लेना चाहते हो तो जल्दी करो, आ जाओ। तो अरम कहता है दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, अपने इसकी चाहत है हमेशा से घुड़सवारी करना, और ये अपने आंखों के सामने घोड़े को देख रहा है और मुराद इसको हॉर्स राइडिंग के लिए बुला रहा है। तो ये कहता है कि इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। हाँ, ये बात थी, पहली बात ये थी कि मुझे घोड़ों का बहुत शौक है, घुड़सवारी का बहुत शौक था, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि मैं गरीब भी था, हम लोग गरीब भी थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और यही कारण था कि मैं अपने आप को यकीन नहीं दिला पा रहा था, जो मैं देख रहा था उस पर मेरा यकीन हो नहीं रहा था। We were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken। वो कहता है कि हम लोग गरीब थे, हम लोग के पास जरा से भी पैसे नहीं थे, और हमारी पूरी जनजाति वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थी। गरीबी थी। ठीक है, इनकी पूरी जनजाति में ही ऐसे गरीबी फैली हुई थी। Every branch of the Garo-Clanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। ये बताता है कि जितनी भी शाखाएं थी, शाखाएं मतलब जितने भी गारो-क्लेनियन फैमिली में जितने भी लोग रह रहे थे, जितने भी घर थे वहाँ पे, सब अपने ही मज़ेदार और बड़े मस्त तरीके से अपनी पॉवर्टी में रह रहे थे। और वो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ का उनका रोना था, वो अलग एक अनोखे तरीके से रह रहे थे, बहुत ही मदमस्त थे वो अपने गरीबी में, कोई परवाह नहीं थी ज़्यादा। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। किसी को नहीं पता था कि आज खाने का जुगाड़ कहाँ से होगा कि एक टाइम का खाना पेट में जाएगा। ठीक है, किसी को ये बात मालूम नहीं थी कि किधर से आएगा वो पैसा। किसी के पास उतने पैसे कभी शायद होते भी नहीं थे। Not even the old men of the family। घर के जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जो कमाने वाले थे, उन लोगों को भी नहीं था। जैसे घर में क्या होता है, जो ओल्ड मैन, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े जेंट्स होते हैं, घर के बड़े आदमी होते हैं, वही लोग जनरली इस बात की चिंता करते हैं कि आज घर में पैसे कहाँ से आएंगे, कि घर कैसे चलेगा, खाना कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ कोई वैसी चिंता इनके फैमिली में दिखाई नहीं देती थी, किसी को कोई खास परवाह नहीं थी, बस सब चल जाता था। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries। 11 सदियों से, 11 centuries से इनकी जो फैमिली थी, जो गारो-क्लेनियन ट्राइब थे, ये जनजाति सिर्फ अपने ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी दूर दूर तक। Even when we had been
with the wealthiest family in what we like to think was the world. ये लोग एक समय था जब काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, तब भी ये लोग बहुत ऑनेस्ट थे, और शायद इन लोगों को ऐसा बताया गया है कि ये लोग एक समय में बहुत वेल्दी हुआ करते थे। तो और दुनिया जैसी अभी इनको जो दुनिया जैसी दिखाई गई थी, उस समय से ये मान रहे हैं कि हाँ ये लोग काफ़ी वेल्दीएस्ट हुआ करते थे और ऑनेस्ट भी होते थे साथ साथ। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। सबसे पहले इनको इस बात का घमंड था, ठीक है, इस बात का प्राउड था इनको कि हाँ गर्व था कि हम लोग ऑनेस्ट हैं और यही हमारा एक हॉलमार्क है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद सही गलत देखते थे। पहले मानते थे कि हम ऑनेस्ट हैं, बाद में सही गलत डिसाइड होता था कि अरे ये लोग तो ऑनेस्टी है इनका, ये इस टाइप से बिलोंग करते हैं, इनसे ज़्यादा ईमानदार तो कहीं है ही नहीं, तो ये लोग गलत हो ही नहीं सकते, या इन्होंने चोरी की ही नहीं होगी, ये बाद में आता था। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. इनकी कहते हैं, अरम कहता है कि हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो दूसरे का फ़ायदा उठा ले या दूसरे की किसी चीज़ को चोरी कर ले, यहाँ तक है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके समुदाय में या इनके जनजाति में ये चीज़ थी ही नहीं, कभी भी नहीं। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the members of the family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. ये बड़ी मज़ेदार बात उसने बोली है और बड़े मज़ेदार तरीके से बोली है कि इसने पहले अपनी पूरी गारोक्लेनियन फैमिली और उनका हॉलमार्क और उनका सिद्धांत सब कुछ बता दिया। अब कहता है कि अब इसी से सोच करके देखने की बारी है कि भले ही मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ वो घोड़ा जो कितना खूबसूरत है, इतना भव्य है, फिर भी जो कि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ वो घोड़ा जो इतना अच्छा स्मेल कर रहा है, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं स्मेल कर सकता हूँ, वो इतना प्यारा लग रहा है, इसकी स्मेल इतनी प्यारी है, मैं उसको ब्रीथ करते हुए सुन सकता हूँ, वो इतना एक्साइटिंग है, इतना उसकी उत्सुकता का ठिकाना नहीं है उसको ब्रीथ करते हुए सुन करके। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये जो घोड़ा है उसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है, है ना। मैं ये भी मानता हूँ कि इस घोड़े का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ना कि मेरे पूरे खानदान या हमारे पूरे समुदाय में, इस जनजाति में किसी से इसका लेना देना है, क्योंकि ये घोड़ा, क्योंकि वो लोग सब गरीब हैं और घोड़ा रखना एक एक्सपेंसिव बिजनेस है, ठीक है। तो मुराद तो इसको खरीद तो सकता नहीं है ना। मेरे परिवार में कोई असलीप और अवेक, मतलब हमारे पूरी फैमिली में ये किसी का नहीं हो सकता है, किसी का नहीं, चाहे वो सो रहे हो, सपने में भी नहीं हो सकता है वो किसी का, और वो जाग रहे हो तब तो हो ही नहीं सकता है। तो और मैं अपने कज़न को जानता हूँ, उसके पास इसको खरीदने का तो वो अफोर्ड कर नहीं सकता है, वो खरीदा तो कभी नहीं होगा इसको, तो अब बचा क्या कि वो चोरी किया होगा। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ कि उसने इसको चोरी किया है। कि भले ही मैं अपनी आंखों से उसको देख रहा हूँ, वो इतना सुंदर है, भले ही मैं उसको स्मेल कर सकता हूँ जो कि इतना प्यारा है, भले ही मैं उसको सुन सकता हूँ जो उसका ब्रीथ, उसकी सांसें जो मुझे सुनाई दे रही है वो इतनी सुंदर है, भले ही मैं सब कुछ, मैं ये भी देख रहा हूँ, जानता हूँ कि मेरी जो पूरी फैमिली है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, दूर दूर तक अफोर्ड नहीं कर सकती है, सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकती है उस घोड़े को रखना, मेरी पूरी फैमिली। ना उस घोड़े का मुराद से कोई लेना देना होगा, ना मेरे से कोई लेना देना है, तो वो, और मुराद तो उसको खरीद तो कभी सकता नहीं, 13 साल का बच्चा एक घोड़े को कहाँ से खरीदेगा। तो आखिर उसने ये घोड़ा लाया कहाँ से, तो जाहिर है कि उसने चोरी किया होगा। लेकिन मैं ये बात भी नहीं मान सकता हूँ कि उसने चोरी की है, क्योंकि वो एक गारोक्लेनियन फैमिली से बिलोंग करता है। चोरी चकारी हमारा काम ही नहीं है, हम मान ही नहीं सकते कि उसने चोरी की होगी। लेकिन आखिर तो मुद्दा ये है कि घोड़ा आया तो आया कहाँ से। No member of the गारोक्लेनियन family could be a thief. गारोक्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। I stared first at my cousin and then at the horse. मैं एक बार के लिए पहले अपने भाई को घूरता हूँ, फिर मैं उस घोड़े को घूरता हूँ। There was a pious stillness and humor in
each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. दोनों को जब वो देख रहा है, एक बार वो अपने भाई को घूर रहा है, एक बार उस घोड़े को घूर रहा है, और दोनों ही जो लोग हैं वहाँ पे, दोनों मतलब घोड़ा और मुराद, दोनों में ही बहुत ही ना प्योरिटी, एक स्थिरता दिखाई दे रही है, बहुत ही शुद्ध प्योर एकदम, दोनों के चेहरा इतना प्योर है, दोनों में एक बहुत ही हास्य बोलते हैं ना वैसा एकदम सुंदर सा भाव दिख रहा है दोनों के चेहरे पे, जो कि एक तरफ तो मुझे बहुत खुश कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ ही वो मेरी रूह भी कांप जा रही है ये सोच करके कि क्या व्हाट इफ कि अगर ये घोड़ा चोरी का हुआ तो ये इतना 9 साल का बच्चा कितने अच्छे से स्टोरी को बता रहा है, दैट इज कमेंडेबल. मुराद, I said, where did you steal this horse? अब उसका डर गया और वो सीधे कहता है कि मुराद कहाँ से चोरी करके लाए घोड़े को, तुरंत डायरेक्टली, क्योंकि उसको पता है मेरा भाई खरीद तो सकता नहीं है, मेरा पूरा खानदान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो लाया कहाँ से. तो जाहिर है कि इसने चोरी की होगी. भले वो मानता है कि गारोलिनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली यही सवाल करता है कि किधर से चोरी करके लाए इसको. लीव आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड. मुराद एक ही आंसर देता है, जल्दी से कूदो खिड़की से, अगर तुमको राइड चाहिए तो, सवारी करनी है तो कूदो खिड़की से. इट वॉज ट्रू देन, वो मान गया कि पक्का इसने चोरी की है और ये बात सच है. He had stolen the horse, उसने चोरी ही की है. There was no question about it, इसमें कोई शक ही नहीं था, क्योंकि उसने क्या किया, जवाब चुराया. जवाब चुराने का मतलब होता है कि जवाब ना देना, बात पलट देना, है ना. आप झूठ नहीं बोलना चाहते हैं तो लोग अक्सर उस बात को स्किप कर देते हैं कि अपने मुंह से झूठ नहीं बोलेंगे, बात पलट तो सकते हैं ना, आधी बात बताते हैं इस तरीके से. नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज. अब वो सोचता है कि और ये चोरी करके लाया है पक्का इस घोड़े को, और ये मेरे पास आया है मुझे ऑप्शन देने के लिए. अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं घुड़सवारी करना जो पसंद करता हूँ, करूँगा इस चोरी किए हुए घोड़े पे या नहीं. यहाँ पे इसके डायलॉग की बात आ गई. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. तो मैं चलो कोई बात नहीं, घोड़ा चुराना वो भी सिर्फ सवारी करने के लिए, चोरी करने जैसा नहीं है, जैसे मनी चुराना पैसे चुराने जैसा नहीं है, दोनों एक बात नहीं है. घोड़ा चोरी करके उसको बेच देता तो वो चोरी होती है, पैसे चुरा लेते हैं उसको खर्च कर देते हैं तो वो चोरी होती है. यहाँ पे घोड़ा को चुराना और राइडिंग करना और फिर उसको वापस कर देना चोरी थोड़ी है. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. तो ये उसको घुमा देता है, अपने विचारों को, अपने थॉट को घुमा देता है. कहते हैं ना चश्मा आंखें बंद कर लो तो दुनिया नहीं दिखने लगती है, दुनिया है ही नहीं. तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि दुनिया है बस तुमको नहीं दिख रही. तो आप जिस नज़रिए से आप अपना नज़रिया बदल लेते हैं तो दुनिया में सब ठीक लगने लगता है. तो यहाँ पे भी वो अपना नज़रिया बदल लेता है कि हाँ ठीक है ना, चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं कहते हैं इसको. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. फिर ये अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि अगर तुम भी मेरी जगह होते या मेरे भाई मुराद की जगह होते और जितने शिद्दत से हम लोग घोड़ों को चाहते हैं, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हारे लिए भी ये चोरी नहीं होता. तुम समझते इस बात को कि चोरी नहीं है. वो वाला चीज़ हो गया कि झूठ, किसी का भला करने के लिए अगर झूठ बोला गया तो झूठ नहीं है, या जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ नहीं है, समथिंग लाइक दैट. तो ये लोग वैसे ही कुछ फॉलो कर रहे हैं कि अगर तुम हम लोगों की जितना शिद्दत से अगर घोड़ों को प्यार करते हो और मानते हो, या तुम्हारा शौक हॉर्स राइडिंग है, तो ये चोरी नहीं. अगर तुम अपने शौक को पूरा करने के लिए उधार ले ही लिया घोड़े को तो. इट वुडंट बी स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल दिस हॉर्स. वो कहता है कि और वैसे भी ना हम लोग अगर इस घोड़े को बेचते नहीं हैं तो ये चोरी थोड़ी हुई, बेचेंगे तब ना चोरी होगी. Which of course I knew we would never do. और हाँ ये बात तो पक्का है कि हम लोग बेचेंगे तो नहीं कभी, ये निश्चित है कि मेरा भाई मुराद भी इसको बेचेगा कभी भी नहीं. Let me put on some clothes, I said. वो भी तैयार हो जाता है, वो कहता है कि बस मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. All right, he said, but hurry. वो कहता है हाँ ठीक है जल्दी करो, लेकिन जल्दी करो. I leaped into my clothes. वो फटाफट से एकदम कपड़े पहनता है. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad. वो खिड़की से ही इतना एक्साइटेड है, खिड़की से ही बगान में जंप करता है और उसके बाद फटाक से घोड़े के पीठ पे बैठ जाता है अपने भाई कजन मुराद के पीछे. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads.
उन दिनों ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग रहते थे वॉलनट एवेन्यू में। ये शहर के एकदम किनारे पे था, ठीक है, ऑन द एज ऑफ द टाउन, मतलब शहर का जो किनारा था एकदम कंट्री साइड, वहां पे ये लोग रहते थे, जिसका नाम था वॉलनट एवेन्यू। और इनके घर के पीछे अंगूर के बागान थे, विनेट्स, ऑर्चिड्स, फलों का बागान, यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं फलों के, इसको ऑर्चिड्स कहते हैं। एंड इरिगेशन डिचेस, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, उनके लिए खड्डे बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए। एंड कंट्री रोड्स, मतलब जैसे हमारे यहाँ हाईवे होता है ना, वैसे यहाँ पे सड़कें होती हैं, उसको कंट्री रोड्स कहते हैं। ओके, जो शहर के किनारे किनारे से होता हुआ जाता है। तो इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। तो अब 3 मिनट में ही ये अपने वॉलनट एवेन्यू से निकल करके ऑलिव एवेन्यू में चले गए। तो ये सारे जो जगहें हैं देख रहे हैं आपकी, सारे जो नाम है वो नट्स के नाम है, ठीक है, वॉलनट, ऑलिव, ठीक है, ये सारी चीजें खाने की है और जगह का नाम भी इनके नाम पे पड़ा हुआ है। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और इतने में ही जो घोड़ा है वो दलकना शुरू कर देता है, मतलब लुढ़कना, मतलब वहाँ वो आ जाता है, ढलान आ जाता है, तो वो लुढ़कना शुरू कर देता है। द एयर वॉज, लुढ़कना मतलब ऐसे गुलाटी मारने वाली बात नहीं हो रही है। ट्रॉट का मतलब होता है कि जैसे ये लोग इधर कहीं ऐसे प्लेट्यू में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्मेनिया है वो एक प्लेट्यू है, हाईलैंड भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इनकी ज़मीनें काफ़ी कुछ ऐसी होती है, इधर प्लेन है, प्लेट्यूज है, फिर इधर ऐसे ढलान, ठीक है, इस तरीके से जगह होती है। तो अगर यहाँ पे घोड़ा दौड़ रहा है तो ये ट्रॉट हुआ, ढलकना, ठीक है। द एयर वॉज न्यू, उस दिन जो हवा थी वो उसमें एक नयापन था। एंड लवली टू ब्रीथ, और सांस लेने में इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और वो जो एहसास था कि वो लोग घुड़सवारी कर रहे हैं वो बेहद सुंदर था, बहुत अच्छा था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of the family, began to sing. I mean, he began to roar. और वो कहता है जो मेरा भाई है, मेरा कज़न मुराद, जिसको लोग पूरी फैमिली में सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर मानते हैं, सबसे पागल लड़का मानते हैं, सबसे सनकी लड़का मानते हैं, उसने अचानक से गाना शुरू कर दिया। गाना छोड़ो, वो उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। मतलब वो इतना खुश था, वो इतना एंजॉय कर रहा था उस सवारी को कि वो गाना शुरू कर देता है। गाना छोड़ो, जोर जोर से दहाड़ना शुरू कर देता है। दहाड़ना मतलब जोर से गा रहा है वो। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा पागलपन का कोई ऐसा लकीर होता है, स्ट्रीक होता है, ऐसे माना जाता है कि एक है कोई फैमिली में कोई ना कोई ऐसा सनकी आदमी होता है, ठीक है, जिससे पूरे फैमिली में से किसी एक को वो वाला गुड, वो वाला डीएनए मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी फैमिली में भी कोई एक ऐसा है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो मुराद है, इसको जो इसमें ये उन्हीं का वंशज है, डिसेंडेंट है, ठीक है, नेचुरल डिसेंडेंट। मतलब मजाक की बात हो रही है, जैसे बोलते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा सोता है तो बोलते हैं कि कुंभकर्ण की औलाद हो तुम, तो वैसे ही एक्चुअली वो कुंभकर्ण की औलाद नहीं होता है। तो मुराद जो है इनकी फैमिली में भी एक कोई ऐसे क्रेजी आदमी थे, और जितना सनकपन मुराद में है उतना ही सनकपन उनमें भी था। तो ऐसा माना जाता है कि वो उन्हीं का वंशज है, ठीक है। तो होता है कभी कभी जीन चाचा, नाना, दादा इनमें से भी आता है, तो वही वाली बात है। बिफोर हिम आवर अंकल खुसरो, an enormous man was with a powerful
head of black hair and a large mustache in the San Joaquin Valley, a man of so furious in temper, so irritable, so impatient, and that he stopped anywhere from talking by roaring. It's no harm, pay no attention to it. तो अरम बता रहा है कि मुराद के पहले जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुराद जिनका वंशज है वो है अंकल खुसरो, ठीक है। और मुराद के पहले ये जो सनकपन वाला जो जीन है, जो सनकपन वाली जो आदत है, ये इन्हीं में थी और इसी का डिसेंडेंट मुराद को माना जा रहा है। और वो कहते हैं कि अरम इनको डिस्क्राइब करता है कि ये बड़े ही इनॉर्मस, बहुत बड़े से लंबे चौड़े आदमी थे। इनॉर्मस मतलब बड़ा, ये बड़े ही एकदम लंबे चौड़े तगड़े आदमी थे। और इनका जो सर था बड़ा था और उसके ऊपर बड़े घने घने बाल थे काले रंग के, और इनकी मूछें भी बड़ी थी, मतलब कि इनका मूस्टिश वो भी बड़ा सा था। और ये कहाँ रहते थे? सैन जोक्विन वैली में रहते थे। ये बताया था मैंने, ये सैन जोक्विन वैली में रहते थे। ये आदमी का टेम्पर इतना हाई था, मतलब ये इतना गुस्सा करते थे और इनका जो टेम्पर था वो इतना इरिटेबल था, मतलब इतना चिड़चिड़ाहट पैदा करने वाला टेम्पर था इनका कि इनके गुस्से से किसी और को गुस्सा आ जाए। और तो और ये बहुत इम्पेशेंट थे, बिल्कुल धैर्य नहीं था इनको, किसी की पूरी बात नहीं सुनते थे, ना किसी को पूरा कुछ बोलने देते थे। बस ये ऐसे थे, इनको गुस्सा आता था तो कि बस दहाड़ते थे, इतने जोर से कुछ बोलते थे कि सामने वाला अपनी पूरी बात खत्म किए बिना ही चुप हो जाता था। और इनका एक तकिया कलाम था, मतलब ये हर बात पे एक ही चीज बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट। कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दो उस पर, कुछ खराब नहीं होगा, ध्यान ही मत दो। बस इनका यही था, दुनिया में सब ठीक हो जाता था इनके ये बोलने से। ठीक क्या हो जाता था? इनको ऐसा लगता था कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो उसको, ध्यान मत दो, ऐसा। That's all. That was all. No matter what anybody happened to be talking about. बस वो इतना ही बोलते ही थे, उनको कोई मतलब नहीं कि सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। उनका बस यही डायलॉग होता था, ध्यान मत दो उस पर, सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दो, बस कुछ भी नहीं। तो एक बार का इंसिडेंट बताता है मुराद कि क्या हुआ था। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार इन्हीं का बेटा, अंकल खुशरो का बेटा, दौड़ते दौड़ते बेचारा 8 ब्लॉक आगे नाई की दुकान पर गया जहाँ पे ये अपनी मूछें सेट करवा रहे थे, और वहां जाकर के उनको बताने वाला था कि पापा हम लोगों का घर जो है उसमें आग लग गया है, ठीक है। दिस मैन खुशरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड। ये बात सुन करके कि मेरे घर में उनके घर में आग लग गई है, ये चेयर से उठे गुस्से से और चिल्लाए, बोलते इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ध्यान मत दो उस पर, कुछ खराब नहीं होगा, ध्यान मत दो उस पर। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। नाई भी उनको बोलता है लेकिन आपका बेटा बोल रहा है कि आपके घर में आग लग गई है, तो कैसे वो ध्यान देने की बात कर रहे हो। तो खुशरो रोड अगेन, और वो फिर से दहाड़ते हैं, जोर से बोलते हैं ना, इट्स नो हार्म, ऐसे मैंने बोला ना, कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दो। मतलब कि सुनते ही नहीं थे, इनका बस एक ही था कि कुछ नहीं होगा, ध्यान मत दो, कुछ नहीं होगा, ध्यान ही मत दो, ठीक है। तो ये सनकी थे, इनको पागल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुराद को देख करके नहीं लग रहा है कि वो पागल है, सनकी है, समझ में आ रहा है। अगर उसने सच में चोरी में करके वो घोड़ा लाया है और वो सिर्फ हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर के आया है, पता नहीं उसका इरादा क्या है, तो सनकी वो है। लेकिन अभी तक उसको पागल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं, लोग कहते हैं, अपनी फैमिली में बोला जाता है कि इसका गुस्सा तो इसके दादाजी पे गया है, इसका गुस्सा इसके चाचा जी पे गया है, या इसका ये बिल्कुल अपने चाचा जी या अपने दादाजी जैसा बिहेव करता है। तो होता है कि वो जीन जो होता है वो किसी में आपको हिंट ग्लिम्स दिखाई देगा, वैसे ही
अंकल खुसरो का ग्लिम्स दिखाई देता था मुराद में। मतलब उसको ये सनकपन कहाँ से मिला था? अंकल खुसरो से ही मिला था। मिला था या नहीं मिला था, लेकिन लोग मानते थे कि उन्हीं का वंशज है, डिसेंडेंट है। इससे पहले मैंने आपको लिखवाया था। ऑलराइट, माय कजन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब। मुराद के फादर का भले ही नाम क्या था? जोराब था, लेकिन लोग बोलते थे कि ये उनका ही वंशज है। किनका? अंकल खुसरो का वंशज है, क्योंकि मुराद की हरकतें ही वैसी होती थी, मिलती जुलती थी उनसे। Who was practical and nothing else? जोराब बड़े अच्छे आदमी थे, प्रैक्टिकल थे, चीजें बिल्कुल जैसे हैं स्पष्ट बताते थे, उनको समझ में आता था बात वैसे ही। That's how it was in our tribe. और सारे लोग ज्यादातर उनके ट्राइब में ऐसे ही थे, सब प्रैक्टिकल ही थे। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. ये तो प्रैक्टिकल थे, नहीं है नहीं खाएंगे, नहीं है पैसा नहीं करेंगे ये काम, लेकिन चोरी नहीं करेंगे या कहीं से नहीं, जितना होगा उतना ही करेंगे। ये होता है प्रैक्टिकल आदमी की सोच, ठीक है। तो ये कहता है कि एक इंसान अपने पिता का बेटा, मांस उसका फ्लैश तो उसमें होता है, ठीक है, वो उससे होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार उसमें फादर वाला जज्बा भी हो, या बेटे का जो जज्बा है उसको फादर से ही मिला हो, ठीक है। तो मुराद का ऐसा ही था, वो अपने फ्लैश से तो अपने पिता का बेटा था, लेकिन उसका जो जज्बा था वो उनका नहीं था। ये प्रैक्टिकल थे, लेकिन मुराद बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। वो सोचता ही नहीं था कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। उसने चोरी कर ली थी घोड़े को, या वो कहाँ से भी लेकर के आया था, उसने बिल्कुल जाहिर है कि वो बेपरवाह है। उसने इस बात की चिंता ही नहीं की, उसने सोचा ही नहीं कि आखिर उस घोड़े को लाने का कॉन्सिक्वेंसेस, उस खजाना क्या भुगतना पड़ सकता है, उसका नतीजा क्या हो सकता है, उसने बिना सोचे उस घोड़े को वो पता नहीं कहाँ से लेकर आया। The distribution of the various kinds of spirits in our tribe had been from beginning capricious and vagrant. वो कहते हैं कि हमारे कम्युनिटी में ये जो अलग अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना उस ट्राइब में, उस जनजाति में, तो ये जो अलग होना, मतलब बाकी सब लोग जैसे भी थे वो थे, लेकिन अब जो ये शुरुआत हो गई थी कि अब के जो बच्चे दिखाई दे रहे थे वैसे मनमौजी भी थे और आवारा भी थे, ठीक है। मतलब वो कैप्रिशियस भी थे, मतलब कि मनमौजी, और वैगरेंट भी थे, आवारा भी थे, ठीक है। इसकी शुरुआत इनके ट्राइब में हो गई थी। पहले के लोग नहीं थे ऐसे, पहले के लोग प्रैक्टिकल थे, सोचते थे, झूठ नहीं बोलते थे। कोई भी काम ऐसा होता था मतलब कि हल्का फुल्का ही है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, चिंता नहीं करना था ज़्यादा, जितना है उतने में ही चला लेना है, ऐसा वाला स्पिरिट सब में था। लेकिन अब ये लोग, इनमें जो अब जो लोग आ रहे थे, अब का जो जनरेशन आ रहा था इनके ट्राइब में, वो ऐसे थे बिल्कुल मुराद की तरह, कैप्रिशियस, मनमौजी, वैगरेंट, आवारा थे, ठीक है। मतलब ये वाला स्पिरिट आ गया था सब में। आई होप आपको चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हम थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बीच बीच में अरम के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं कि बाकी लोग कैसे कैसे थे उनके ट्राइब में, पहले के लोग और अब के लोग में क्या डिफरेंस है। तो हमने दो जनरेशन को देखा, एक अंकल खुसरो और जोराब वाला जनरेशन और एक अरम और मुराद वाला जनरेशन। तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है ये भी कंपेयर चल रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि उसने चोरी की है या नहीं उस हॉर्स को, दैट वी विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।